स्टार्ट करते हैं। कल वाला चैप्टर एक बार फिर से देखेंगे जो हम लोग कर रहे थे, उसको फिर से समझते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ डीआरए। ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ रिकवरी एजेंट। सभी कैंडिडेट कैमरा ऑन करके रखें अपना। तो हम लोग वन बाय वन समझेंगे कि क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या ड्यूटीज हैं एक डीआरए की। तो क्या? हमारे सिलेबस में हेलो। चार राइट्स बताए गए हैं। एक तो हिमांशी। सर अटेंडेंस लगा दो मेरी। नहीं लगेगी अब। म्यूट कर लीजिए। म्यूट कर लीजिए सभी। जी सर। नहीं सर, सच में नेटवर्क इशू हो रहा था, हिमांशी इसलिए म्यूट मैं कर बाहर लीजिए आई हूँ इसे। लगवाने के लिए इसे अटेंडेंस। म्यूट कर लीजिए आप प्लीज। डिस्टर्ब मत करिए। म्यूट करिए, कीजिए इसे। ठीक है। तो हमने चार राइट्स के बारे में जिक्र किया था, तो उनको समझते हैं क्या क्या हैं एक डीआरए के राइट्स कौन कौन से हैं। राइट्स का मतलब है उसके अधिकार। क्या क्या अधिकार एक डीआरए को दिए गए हैं। सबसे पहले है हमारा राइट टू रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है? रेम्यूनरेशन का मीनिंग यह है कि किसी काम के बदले मिलने वाला मेहताना। कि किस कोई पर्सन कोई काम कर रहा है, तो उसके बदले उसको क्या पारिश्रमिक मिलेगा, क्या पैसा मिलेगा। है ना, हर कोई पर्सन कोई ना कोई काम करता है तो उसके बदले उसको क्या मिल रहा है, तो वो उसका पारिश्रमिक होता है या रेम्यूनरेशन होता है। तो इसलिए एक एजेंट को ये राइट मिला हुआ है कि वो जो भी काम करेगा उसके बदले उसे कुछ मिले। है ना, उसको कुछ उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। लेकिन जो राइट्स बताए गए हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस राइट का कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है। ठीक है, एक एजेंट का इस राइट का कोई प्रोविज़न इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं दिया गया है। तो ये राइट जो उसको मिलता है, ये राइट उसको मिलता है कि जो एग्रीमेंट है एक बैंक और डीआरए के बीच में, या किसी भी एनबीएफसी या डीआरए के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उन दोनों में, उस एग्रीमेंट के अनुसार मिलता है उसको। उस एग्रीमेंट में जो भी टर्म्स कंडीशंस लिखी होंगी, अगर उसके अंदर सैलरी लिखा है या कमीशन लिखा है या कोई स्केल बनाया हुआ है किस प्रकार से उसको पेमेंट मिलेगा, तो वो सभी का सभी क्या होगा, जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट ही इन्फोर्सिएबल होगा, यानी उस एग्रीमेंट को माना जाएगा और उसी के बेस पर उसको रेम्यूनरेशन पे किया जाएगा। जो भी काम वो करेगा उसका रेम्यूनरेशन उसको उस एग्रीमेंट के टर्म्स कंडीशंस के अनुसार ही पे किया जाएगा। नेक्स्ट जो राइट है हमारा वो है राइट टू रिटेनर। रिटेनर जो शब्द है वो बना है रिटेन से। रिटेन का मतलब है होल्ड करना। तो ये राइट कहता है कि एक रिकवरी एजेंट किन खर्चों के लिए, किस प्रकार के एक्सपेंसेस के लिए जो पैसा उसने कलेक्ट किया है उस पैसे को वो होल्ड कर सकता है या रिटेन कर सकता है अपने पास। उसमें लिखा है एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजेंसी। है ना, ये क्या है कि एजेंसी के किसी काम के लिए अगर कोई खर्चा हो गया है तो वो उस पैसे को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है वहाँ पे। है ना, एनी सम ड्यू टू द एजेंट एज रेम्यूनरेशन। अगर उसका कोई मान लीजिए रेम्यूनरेशन बकाया है तो वो अपने उस रेम्यूनरेशन को क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है उन कलेक्ट किए गए पैसों में से। तो ये जो राइट है उसको वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 217 ने उसको ये राइट दिया है कि इन सिचुएशन में जो कलेक्ट किया हुआ पैसा है एक डीआरए अपने पास रिटेन कर सकता है। लेकिन होता क्या है कि जब हम एजेंसी एग्रीमेंट साइन होता है
तो वो इस राइट को ब्लॉक कर देते हैं। डीआरए के इस राइट को जनरली ब्लॉक कर देते हैं। तो उसमें लिख जाता है कि किसी भी कंडीशन में एक डीआरए कलेक्ट किया हुआ पैसा अपने पास होल्ड नहीं रख सकता। वो जनरली इस राइट को क्या करा देते हैं, ब्लॉक करा देते हैं, है ना। अब है राइट टू कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब है मुआवजे का अधिकार। एक डीआरए को किसी प्रकार का नुकसान होता है तो वो अपने उस नुकसान के लिए मुआवजे के लिए क्लेम कर सकता है। किससे? जिसके लिए वो काम कर रहा है। तो क्या उसमें लिखा है, द प्रिंसिपल इज लायबल टू कंपनसेट द एजेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी कॉज टू हिम आइदर बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल्स नेग्लेक्ट और वांट ऑफ स्किल। कहने का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन किसी के लिए काम कर रहा है और उस जिसके लिए वो काम कर रहा था उसकी लापरवाही की वजह से, है ना, उसको मान लीजिए कि कोई इंजरी हो गई, या कि ऐसा काम दे दिया जो काम वो करना नहीं जानता था, कोई ऐसा काम दे दिया जिस काम की उसे नॉलेज नहीं थी। तो ऐसे में क्या है कि डेफिनेटली उसके साथ कोई ना कोई चोट लगने का या उसको नुकसान होने के चांस रहेंगे ही रहेंगे। अगर कोई ऐसा काम दे दिया जो वो नहीं जानता था, अगर मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ कोई काम उसको बता दिया जबकि उसको नॉलेज नहीं थी कि कैसे करना है, या कोई मशीन चलाने के लिए बोल दिया उसको किसी एजेंट को, तो हो सकता है ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए उसके साथ में लापरवाही की वजह से। अब जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, अगर आपको मान लीजिए कि आपके ऑफिस में कोई स्विच बोर्ड है, डैमेज है, और आपने उससे उसको यूज़ किया और आपको करंट लग गया, आपको चोट लग गई, या आपके यहाँ फर्नीचर टूटा हुआ था और उस पर आपको बैठाया जा रहा है, वो अचानक से फर्नीचर क्या हुआ, पूरा ब्रेक हुआ जिस पे आप बैठे थे, और वो आपको चोट लग गई, तो ये क्या है कि आपके प्रिंसिपल की लापरवाही मानी जाएगी इसमें। तो ऐसे में क्या है कि आपको जो चोट लगी है, जो इंजरी हुई है किसी प्रकार की जिससे आपका नुकसान हो रहा है, तो आप उस कंपनसेशन के लिए क्लेम करने के हकदार हैं। और ये राइट आपको सेक्शन 225 देता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम आपको ये राइट देती है कि आप सेक्शन 225 का यूज़ करके क्लेम कर सकते हैं। ये क्लेम करने का अधिकार आपको ये एक्ट दे देता है। नेक्स्ट है राइट टू इंडेमनिटी। तो राइट टू इंडेमनिटी जो है वो कहता है क्षतिपूर्ति का अधिकार। तो ये क्या होता है राइट टू इंडेमनिटी? राइट टू इंडेमनिटी का मतलब है कि किसी नुकसान की भरपाई, किसी प्रकार का मान लीजिए कि कोई नुकसान हो गया, तो उसकी भरपाई के लिए भी एक डीआरए क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। लेकिन वो क्लेम तभी करेगा जब उसने लॉफुली काम किया हो। अगर उसने अनलॉफुल वर्क किया है कोई और तब उसको नुकसान हुआ है, तो वो फिर इंडेमनिटी के लिए क्लेम नहीं कर सकता। मान लीजिए कि कोई डीआरए है, अब वो फील्ड में है, फील्ड में किसी बोरोवर के घर पे गया और बोरोवर ने किसी प्रकार का झगड़ा किया या उसको मान लीजिए पुश कर दिया या धक्का दे दिया और डीआरए को चोट लग गई। तो डीआरए ने लॉफुली काम किया है, तो वो अपने इस इंजरी के ट्रीटमेंट के लिए जो इंडेमनिटी उसको हुई है उस इंडेमनिटी के लिए क्लेम कर सकता है। लेकिन ये राइट उसको सेक्शन 222 तभी देगा जब उसने लॉफुली काम किया हो। अगर जाके खुद ही झगड़ा किया था, खुद ही प्रोवोक किया था लड़ने के लिए, ठीक है ना, तो सेक्शन 224 ये भी कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि इस केस में किसी भी प्रकार की इंडेमनिटी के लिए डीआरए क्लेम नहीं कर सकता। फिर लॉफुल करने पर ही क्लेम करेगा वो, अनलॉफुल करने पे क्लेम नहीं कर सकता है वो। आया समझ? हाँ, हाँ क्लियर जी। हुआ? यस सर। ठीक है, आगे चले, आगे चले। जी सर। ठीक है, यस। जी सर। ओके। अब आपकी, जी सर। हाँ, अब आपकी ड्यूटीज आ गई हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब ड्यूटीज के बारे में बताया है, कौन कौन सी ड्यूटीज आपकी हैं, तो उसको भी हम समझ लेते हैं कौन कौन सी ड्यूटीज हैं। तो पहली ड्यूटीज आपकी बताई है, ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस, यानी अनुदेश का पालन करना। अनुदेश का मतलब है आपको जिसके लिए आप काम कर रहे हैं बैंक के लिए, उस बैंक ने आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप क्या करेंगे, काम करेंगे। तो कहता है कि इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल हैव टू बी क्लियर, अनएम्बिगियस एंड लॉफुल।
कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं प्रिंसिपल के, यानी जिसके लिए आप काम कर रहे हैं बैंक के लिए, एनबीएफसी के लिए, उसके इंस्ट्रक्शंस पहले क्लियर होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, और संदिग्ध नहीं होने चाहिए, और लॉफुल होने चाहिए। लॉफुल मतलब किसी प्रकार से किसी भी एक्ट के अनुसार उसको काम को करने के लिए मना नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा काम करने के लिए बोल दिया कि जो कोई भी एक्ट उसको प्रोहिबिट करता है, तो आप फिर उस काम को करेंगे तो वो अनलॉफुल एक्ट माना जाएगा आपका। सिर्फ लॉफुल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए आपको कंपेल कर सकता है, अनलॉफुल के लिए नहीं कर सकता है। उसमें लिखा है इट इज द ड्यूटी ऑफ द एजेंट टू फॉलो ओनली द लॉफुल इंस्ट्रक्शंस। यह लिखा हुआ है क्लियरली कि एजेंट की ड्यूटी ओनली लॉफुल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की है ना। वेयर द एक्ट विच द एजेंट हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म आर अनलॉफुल और void in law, the principal cannot compel the agent to perform, or principal also cannot claim damage against the agent for of failure to perform such act। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी एजेंट को कोई अनलॉफुल काम करने के लिए कहा जा रहा है, तो वो मना कर सकता है। इसके लिए उसको कंपेल यानी उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं डाला जा सकता। और अगर मान लीजिए कि प्रिंसिपल ये भी क्लेम नहीं कर सकता कि इसने मेरा ये कहने पे काम नहीं किया तो मेरा ये नुकसान हो गया। मान लीजिए कि कोई आपके ऊपर केस कर देता है कि इसने हमारा काम नहीं किया इसलिए नुकसान हो गया हमारा, तो लॉ ये कहता है कि आप किसी को भी अनलॉफुल काम करने के लिए कह ही नहीं सकते। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये लिखा हुआ है कि आप किसी भी पर्सन को अनलॉफुल काम करने के लिए नहीं कह सकते। अगर आप अनलॉफुल काम करने के लिए कहेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट अपने आप में इनवैलिड हो जाएगा, है ना। क्योंकि एग्रीमेंट जब वैलिड होता है ना, वही आगे कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अगर वो इनवैलिड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं फिर। आया समझ? हम्म। यस क्लियर सर। हुआ? यस सर। ठीक है। यस सर। If an agent acts contrary to the instructions direction of the principal, he may be held liable to the principal for loss suffered by the principal due to such defaults। तो क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई एजेंट है, वो अपने प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस को के विपरीत काम करता है, गलत काम करता है ना, तो वो क्या होगा, जिम्मेदार ठहराया जाएगा उस केस में। उस केस में वो जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो इसलिए आप किसी भी प्रकार का अनलॉफुल काम ना करें, है ना, और जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए काम करें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपकी ड्यूटी है ड्यूटी टू एक्सरसाइज केयर एंड स्किल। इसका क्या मतलब है? इसका मीनिंग ये है कि एक डीआरए को अपना काम सावधानी पूर्वक और स्किल्स को यूज करके करना है, लापरवाही के साथ नहीं करना है। अगर वो लापरवाही के साथ काम करेगा और जो काम उसको नहीं आता है उसको बिना सीखे करेगा, तो वो काम गलत हो जाएगा। तो ये ड्यूटी है, सेक्शन 212 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। वो ये कहता है एन एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ एजेंसी with as much skill as is generally possessed by the persons engaged in similar business unless the principal has notice of his want of skill। वो कह रहा है कि जो भी एजेंट है वो इस चीज के लिए बाध्य होता है कि वो पहले उस काम को सीखे, जो स्किल्स उसको जरूरत है उस काम को करने की, तभी वो करे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर काम क्या होगा, गलत हो जाएगा, और कोई लीगल इश्यूज भी उसके ऊपर लग सकता है ना। ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट है हमारा ड्यूटी टू फॉलो ट्रेड कस्टम्स। व्यापार की प्रथाओं के पालन का कर्तव्य। क्या कहता है ये कहता है कि एक, हमारा जो आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल यानी बैंक या जिसके लिए भी आप काम कर रहे हैं एनबीएफसी के लिए, वो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन बहुत बार ऐसे ही होते हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शन साइलेंट भी होते हैं। अगर आपको नहीं बताया गया मान लीजिए, या आपके नोटिस में नहीं आया,
तो उस केस में आप अपनी इंडस्ट्रीज की जो प्रैक्टिसेस हैं, जो जनरल प्रैक्टिसेस हैं, जो फेयर प्रैक्टिसेस हैं हमारी, या रेगुलेटरी गाइडलाइंस जो हैं हमारी, उन रेगुलेटरी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप काम करते हैं, है ना। इसमें लिखा है, देखिए, द रिकवरी एजेंट हैज टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द एजेंसी एग्रीमेंट विद द प्रिंसिपल। कि जो टर्म्स बताए गए हैं, जो भी टर्म्स कंडीशंस बताई गई हैं बैंक के द्वारा, उसके अनुसार उसे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है। लेकिन जहाँ पे इंस्ट्रक्शन साइलेंट हैं या डिटेल में नहीं दिए गए हैं, तो उस जगह क्या करना होगा उसे, उस जगह उसको, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, वेयर द इंस्ट्रक्शंस आर नॉट गिवन इन डिटेल, डिटेल में नहीं है, या क्लियर नहीं है, या साइलेंट है ना, ये तीनों ही चीजें याद रखें आप। द एजेंट हैज टू फॉलो कमर्शियल कस्टम्स एंड इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। तो ऐसे में उसको जो भी कमर्शियल कस्टम है, जो भी आपकी इंडस्ट्रीज की प्रैक्टिसेस है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। कौन सी प्रैक्टिसेस? जो फेयर प्रैक्टिसेस है ना, अनफेयर प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करना है हमें। फॉर इंस्टेंस, फॉर डेब्ट कलेक्शन फॉर बैंक्स, आरबीआई एंड आईबीए हैव लेट डाउन सम गाइडलाइंस विच हैव टू बी फॉलोड इन रिकवरी प्रोसेस। तो वो कह रहा है कि आपका जो काम है कलेक्शन का बैंक के लिए, उसके लिए आरबीआई ने और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने कुछ गाइडलाइंस बनाई है, जो कि रिकवरी प्रोसेस में फॉलो होना जरूरी होता है। आप उनको फॉलो करेंगे फिर आप, अगर आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं पता है तो, है ना। नेक्स्ट है ड्यूटी टू कम्युनिकेट। तो ड्यूटी टू कम्युनिकेट का मतलब है कि अपनी बात को आगे कम्युनिकेट करना। मान लीजिए कि आप किसी स्पेसिफिक केस पर है, और वो स्पेसिफिक केस जो है वो आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना चाहिए आपको। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर, एक मिनट रुकिएगा प्लीज, है ना। BS730
हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं ड्यूटी टू कम्युनिकेट। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप लोग है ना ऐसे कई केसेस आ जाएंगे आपके सामने जहां आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। है ना, एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि हर चीज़ का तो होता नहीं। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है ये। तो जहाँ आपको कोई प्रकार की डिफिकल्टीज आ रही है या आपको समझ में नहीं आ रहा है किसी प्रकार का कोई केस, तो ऐसे में आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप अपनी नेक्स्ट अथॉरिटी को कम्युनिकेट करें। है ना, सेक्शन 214 ये कहता है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप रीजनेबल टाइम में, है ना, उसको कम्युनिकेट करें, अपने पास लेके ना बैठे रहें। अगर कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कम्युनिकेट करना आपकी ड्यूटी बनती है। ये आप कम्युनिकेट करें और इंस्ट्रक्शंस लें, और इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद ही आप उसको आगे काम करें। ठीक है, क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट्स। इसमें क्या है? तो ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट्स ये कहता है, ये ड्यूटी सेक्शन 213 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कह रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, यानी आपको जो लोन अकाउंट दिए हैं उस पे आपने जो भी ऑफर्स डाला है, जो भी आप काम करते हैं, उसे अप टू डेट रखें हमेशा। क्यों अप टू डेट रखें? क्योंकि आपका सीनियर या आपका बैंक या जिसके लिए भी आप काम कर रहे हैं, वो अगर आपसे किसी प्रकार की रिपोर्ट मांगता है तो आप उसे प्रेजेंट कर सकें, वो अकाउंट आप प्रेजेंट कर सकें कि क्या काम आपने किया है, क्या उसका स्टेटस है, क्या उस पर वर्क हो चुका है। क्योंकि वो जब तक आप उसे अप टू डेट नहीं रखेंगे तो आपको बरवली याद नहीं रहेगा कुछ भी, कि किससे क्या बात हुई थी आपकी। बरवली याद रख सकते हैं आप सब कुछ? नहीं हम्म, सर। नहीं याद रख सकते नहीं ना। सर। तो इसलिए आपको वो अप टू डेट करना होता है, जो भी लोन अकाउंट आपको दिए हैं, ये आपकी ड्यूटी है। आप उसको अप टू डेट करके रखें, जिससे कि जब भी आपसे मांगा जाए आप उसे प्रेजेंट कर सके। क्लियर? Yes, क्लियर, sir. ठीक है। Yes, sir. अब है हमारा ड्यूटी टू रेमिट मनी। रेमिट का मतलब होता है ट्रांसफर करना। तो सेक्शन 218 ये कहता है कि जो भी पैसा या ड्यूज कलेक्ट किया गया है बैंक के बिहाफ पर या किसी एनबीएफसी के बिहाफ पर, जो भी किया है आपने कलेक्ट, वो पैसा आप अपने बैंक या एनबीएफसी को क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। ये आपकी ड्यूटी है, वो आप अपने पास रिटेन नहीं रख सकते हैं। है ना, अपने ऐसा नहीं कि पैसा कलेक्ट किया और मन में आया एक हफ्ते बाद दे देंगे, 15 दिन बाद दे देंगे, ऐसा नहीं। जो भी टाइम आपको बताया गया है विद इन दैट ड्यूरेशन आपको कलेक्ट किया हुआ पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा अपने बैंक को, या जिस भी एनबीएफसी के लिए आप काम कर रहे हैं उसके पास वो पैसा ट्रांसफर करना आपकी ड्यूटी बनती है। सेक्शन 218 आपको इसके लिए बाउंड करता है कि आप उसे रिटेन नहीं करेंगे अपने पास। नेक्स्ट देखिए, ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट। इसको बहुत ध्यान से समझें, इस पे है ना कई बार क्वेश्चन भी आ गया है। डेलीगेट करना होता है अपने काम को किसी से करवाना, बेसिकली इसका मतलब ये है। लेकिन यहाँ पे वो बोल रहा है ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट। इसका क्या मतलब है? कि आप अपना काम किसी और से नहीं करा सकते। अपना काम किसी और से नहीं करा सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है सरिता, आप अपना काम किसी और से नहीं करा सकते हैं। यानी जिस डीआरए को ऑथराइज किया गया है वही डीआरए क्या करेगा? उस काम को करेगा। अब डीआरए ऐसा नहीं कर सकता कि अपना काम किसी और को दे दे करने के लिए, कि आज उसका मन नहीं है या वो चाह रहा है कि चलो मेरे नाम पे कोई और काम करता रहे, तो ये एक डीआरए को अलाउड नहीं है, क्योंकि वो अपना काम किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता है। ठीक है ना, एक डीआरए को डेलीगेट करने की पावर नहीं है अपने काम को, वो आगे डेलीगेट नहीं कर सकता अपना काम। अब है नेक्स्ट और लास्ट ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है? ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी ये कहती है, क्या कहती है, कि जो भी डेटा आपके पास है, किसी भी कस्टमर का कोई भी इंफॉर्मेशन डेटा आपके पास है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। आप किसी को भी उसके बारे में, जिसका उससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी थर्ड पार्टी को
आप ना लोन के बारे में जिक्र करेंगे, ना ड्यूज के बारे में जिक्र करेंगे, किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करेंगे आप। ये आपकी ड्यूटी है कि आप कस्टमर की जो भी इंफॉर्मेशन है उसे कॉन्फिडेंशियल रखेंगे और सिर्फ कस्टमर के साथ ही डिस्कस करेंगे, आप किसी और से डिस्कस नहीं करेंगे। ये भी आपकी ड्यूटी है। तो आपका ये चैप्टर जो है वो हो गया है। अगर आप लोगों को किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, मैं फिर